एक बार फिर भाग 11। शेखर और प्रिया बाहर डिनर के लिए जाते हैं। शेखर उसे लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता है। आखिरकार प्रिया शेखर को आई लव यू कह देती है। अब आगे। शेखर ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्यार करती हो मुझसे? मैंने कहा था ना, एक दिन मैं जीत जाऊंगा। प्यार में जीत नहीं होती, खुद को हार जाना ही प्यार है। प्रिया ने धीरे से कहा। मैंने तो तुम्हें जीत लिया है। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। वह गाड़ी किनारे पर रोककर बाहर निकलकर खड़ा हो गया। बहुत रात हो गई है, देर हो रही है, अब घर चलते हैं। बाहर आओ ना, ऊपर की तरफ चढ़ते हुए उसने कहा। ये जगह बहुत शांत है। देखो, आज चांद कितना सुंदर लग रहा है। बिल्कुल साफ आसमान, ये तारे, ये ठंडक। जानती हो मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? यहाँ से शहर को देखो, कितना खूबसूरत है नीचे घाटी में। शहर की लाइटें कैसी चमक रही हैं। प्रिया उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। वाकई बहुत खूबसूरत नज़ारा था। मौसम में ठंडक पड़ रही थी। शॉल गाड़ी में ही रह गया था। दोनों नीचे देखते रहे। तुम यहाँ पहले आई हो? नहीं, इधर तो नहीं। मैं यहाँ अक्सर आता हूँ। बहुत ठंड है, प्रिया ने कहा। ठंड लग रही है? वह पीछे घूमा और उसे अपनी आगोश में ले लिया। कहाँ है ठंड? वह उसे अपने सीने में भींचकर मुस्कुराया। प्रिया चुपचाप खड़ी रही। अब रात भर यहीं खड़े रहेंगे? हाँ, उसने उसके बालों को छुआ। तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं। खुले हुए ज्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा, कितनी लड़कियों को आपने ये बात कही है? ईमानदारी से कहूँ तो जो मेरी गर्लफ्रेंड थी उसके बाल लंबे नहीं थे, इसलिए उसे ऐसा कहने का मौका नहीं मिला। तुम्हें जब पहली बार देखा था तो तुम्हारे खुले बाल थे। क्या लग रही थी तुम क्या सोचती हो मेरा यही काम है, लड़कियों को इम्प्रेस करना? वैसे लड़कियां मुझसे खुद ही इम्प्रेस हो जाती हैं। शादी के बाद मैं भी आपकी गर्लफ्रेंड के जैसे बन जाऊंगी, बालों को कटवा दूंगी। तुम हो, तुम्हें किसी की तरह बनने की जरूरत नहीं है। वैसे वो भी बहुत खूबसूरत थी। अरे हाँ, तुमने तो सर्च किया हुआ है उसे। ऐसा है तो आपको उसके पास वापस जाना चाहिए। उसने उसकी कमर पकड़कर उसे अपने करीब कर लिया। चला जाऊं? सच में? हाँ, उसने बनावटी गुस्से से उसके सीने को छूते हुए कहा। जाएंगे तो तब जब यहाँ से चलेंगे। ऐसी भी क्या जल्दी है? चलिए, देर हो रही है। शेखर प्लीज चलिए यहाँ से, वो उससे अलग होते हुए बोली। दोनों नीचे उतरने लगे। आप हमेशा अकेले आते हैं? आपको अकेले नहीं आना जाना चाहिए। तो अपनी डेट से मिलने बॉडीगार्ड का झुंड लेकर आऊं? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें ही वीडियो वायरल होने का खतरा लगता है। शेखर ने गाड़ी स्टार्ट की। प्रिया बैठते हुए उसकी तरफ देख रही थी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? उसने नजरें फेर ली। तुम्हारा ही हूँ, शौक से देखो। अब मुझ पर सिर्फ तुम्हारा ही हक है, उसने हंसते हुए कहा। प्रिया सोच रही थी कि ये मेरी किस्मत है या कुछ और। पता नहीं, जो भगवान ने शेखर को मेरी किस्मत में लिखा है। आराम से ड्राइव कीजिए, 11 बज रहे हैं। कितनी देर हो गई है? दी के घर जाओगी? हाँ, सुबह वहीं से ऑफिस चली जाऊंगी। शेखर का ध्यान ड्राइविंग पर था, पर प्रिया देख रही थी कि एक कार लगातार उनके पीछे चल रही थी। सुनिए, ऐसा लग रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। आप भी दी के घर चलिए, आज आप भी वहीं रुकेंगे। क्यों, मुझे छोड़ने का मन नहीं कर रहा है? आपको हर समय मजाक सोचता है। प्रिया का ध्यान उसकी बातों से ज्यादा पीछे आती कार पर था। दी के घर के बाहर आकर शेखर ने कार रोकी। दोनों बाहर निकले। इतने में पीछे वाली कार उनसे कुछ दूरी पर रुकी। उसमें से एक शख्स निकला। प्रिया का ध्यान उसी पर था। उसने गन निकालकर निशाना साधा और गोली चलाई। प्रिया ने घूमकर शेखर को धक्का दे दिया। गोली प्रिया के कंधे को चीरती हुई निकल गई। वो जोर से चीखकर नीचे गिर गई।
शेखर पीछे घूमा। उस आदमी ने दूसरा फायर किया, वो मिस हो गया। तभी सामने से आती हुई कार को देखकर वो शख्स गाड़ी में बैठकर फरार हो गया। शेखर प्रिया को खून में लथपथ देखकर बदहवास हो गया। उसने उसे गोद में उठाकर गाड़ी की पिछली सीट पर डाला और अस्पताल के लिए निकल गया। अस्पताल पहुंचकर उसे एडमिट कराया और तुरंत डीजीपी को कॉल की। प्रिया की दी और अपने पापा को भी बता दिया। पुलिस भी पहुंच चुकी थी। इसे कुछ नहीं होना चाहिए, डॉक्टर से कहते हुए उसकी आंखें भर आईं। खून ज्यादा बह गया है पर गोली अंदर नहीं है। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। प्रिया की दी रोने लगी। पुलिस शेखर से बयान ले रही थी। ये मेरी होने वाली वाइफ है। 2 महीने बाद हमारी शादी है। हम डिनर के बाद वापस लौट रहे थे। वो कह रही थी कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, पर मैंने उसकी बात को इग्नोर किया। उनकी किसी से कोई दुश्मनी? वो गोली उसके लिए नहीं, मेरे लिए चली थी, क्योंकि गोली चलाने वाले ने दोबारा मुझ पर गोली चलाई थी। जब गोली चली तो उसने मुझे धक्का दिया, इसलिए वो गोली उसे लगी। आपका किसी से कोई झगड़ा है? हम लोग बिजनेस वर्ल्ड से ताल्लुक रखते हैं। हमारे तो 100 दुश्मन होते हैं। पिछले दिनों एक डील के सिलसिले में धमकी भरे कॉल आए थे। मैंने उसके बारे में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, आपको तो पता है। डीजीपी सिंह खुद पहुंच गए थे। टेक केयर, हम उसे ढूंढ लेंगे। आपको प्रोटेक्शन देना होगा। शेखर ने कार का ब्यौरा भी दे दिया। शेखर के मम्मी पापा आ गए थे। प्रिया कैसी है? अभी बेहोश है। शेखर की मम्मी प्रिया की दी को ढाढ़स बंधाने की कोशिश करने लगी। दी रोते हुए कहने लगी, पहले इसके जीजा जी और अब ये। हमारे घर को तो किसी की नजर ही लग गई है। सब मेरी गलती है। वो मुझे बहुत देर से कह रही थी कि चलते हैं, मैंने ही देर की। कहते हुए शेखर इमोशनल हो गया। शेखर के पापा उसे डांटते हुए कहने लगे, तुम्हें हमने 1000 बार कहा है सिक्योरिटी साथ ले जाओ, पर तुम हमेशा मनमानी करते हो। सब बहुत बेचैन और परेशान थे। 4 घंटे बाद प्रिया को होश आया। डॉक्टर ने शेखर से कहा, अभी थोड़ा डरी हुई है। आपका नाम लिया, आप उनसे मिल सकते हैं, पर ज्यादा देर के लिए नहीं, उन्हें आराम की जरूरत है। शेखर अंदर चला गया। प्रिया, उसका गला भर आया। प्रिया उसे देखती रही, उसके आंसू निकल पड़े, फिर उसने आंखें मूंद ली। आई एम सॉरी, ये मेरी वजह से हुआ। न तुम मेरे साथ जाती, न ये सब होता। उसने प्रिया के सिर पर हाथ फेरा। डॉक्टर ने उसे बाहर जाने को कहा। बाकी सबसे कहा, आप लोग उन्हें देख लीजिए, अभी आराम जरूरी है, बातचीत मत कीजिएगा। प्रिया को देखकर निभा दी भावुक हो गई। यही मेरा इकलौता रिश्ता है जो माँ से जुड़ा हुआ है। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? शेखर की माँ ने उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, देखो अब वो खतरे से बाहर है। सुबह न्यूज़पेपर्स, मीडिया में खबर फैल गई कि शेखर बाधवा की गर्लफ्रेंड पर हमला हुआ है। मीडिया वाले बाधवा मेंशन पहुंच चुके थे। शेखर ने ही उन्हें हैंडल किया। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी होने वाली वाइफ है। जल्द ही पता लग जाएगा कि इसके पीछे किसका हाथ है। शेखर घर के अंदर आया। उसके मम्मी पापा भी आ चुके थे। पापा, अगर प्रिया को हम यहाँ ले आए तो? क्योंकि दीदी के घर जीजाजी पहले से बीमार हैं। दीदी बहुत परेशान हो जाएगी। हालांकि उनके घर में हेल्पर हैं, फिर भी। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, वो बहुत इंट्रोवर्ट है, किसी से कुछ नहीं कहती। उसके मम्मी पापा एक दूसरे को देखने लगे। उसके पापा ने कहा, हमें कोई ऐतराज नहीं है। पापा, जब तक अटैक करने वाले का पता नहीं चल जाता, तब तक हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। हमारे घर में हाई सिक्योरिटी है, इसलिए वो यहाँ सेफ रहेगी। हाँ, एक बात और, मेरे कहने से वो यहाँ नहीं आएगी। मॉम, आपको उससे बात करनी होगी। कोई बात नहीं, मैं निभा और प्रिया दोनों से बात कर लूंगी। पापा, आपको कोई ऐतराज तो नहीं है? नहीं, भला क्या ऐतराज होगा? तुमने जाने कितने दुश्मन पाल रखे हैं। उन्होंने एक गहरी सांस भरी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम क्या करते?
वो तुम्हें कहती रही कि कोई पीछा कर रहा है तो तुमने गौर क्यों नहीं किया? तुम कितने लापरवाह हो हम अच्छी तरह जानते हैं। ये बॉडीगार्ड्स कब काम आएंगे? पापा ने गुस्से से कहा। तब तक शेखर की दादी भी वहां आ चुकी थी। दादी उसे प्यार करते हुए रोने लगी। मेरा बच्चा, तेरी बहुत लंबी उम्र हो। जब मैंने सुना तो कलेजा मुंह को आ गया। तुम्हें मेरी उम्र भी लग जाए। दादी, आपके बचे हुए 2-4 सालों का मैं क्या करूंगा? वो हंस पड़ा। देख प्रकाश, ये लड़का क्या कह रहा है? दादी ने उसके सिर पर चपत लगाते हुए कहा। प्रिया कैसी है? बेचारी बच्ची, उसका लाख धन्यवाद जो उसने ऐन मौके पर तुझे बचा लिया। अब वो खतरे से बाहर है। दादी, हम आपकी उस बच्ची को यहाँ लाने की सोच रहे हैं, पर शादी से पहले ऐसा ठीक नहीं लगता बेटा। दादी, उसके घर में कोई नहीं है। उसकी दीदी के घर में उसके जीजाजी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है। दीदी के बच्चे छोटे हैं। फिर जिसने गोली चलाई थी, जब तक वो नहीं पकड़ा जाता तब तक हमें अलर्ट रहना होगा। उधर न्यूज़पेपर में और मीडिया हाउस में खबरों के चलते प्रिया के ऑफिस में बहुत हलचल हो गई थी। गॉसिप चालू हो गई थी। आशुतोष और कंचन आपस में बात करते हुए बोले, मैम राजशेखर बाधवा से एंगेज्ड हैं। आशुतोष ने कहा। हम में से किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। तभी सुधीर डंग मुस्कुराया। अपनी मैम के भी अलग ही जलवे हैं। बहुत ऊंची हस्ती चुनी है। सुधीर जी, आप जल रहे हैं, कंचन मुस्कुराते हुए बोली। मैं क्यों जलूंगा? एक तो उनका जूनियर एंड आई एम मैरिड। पर राजशेखर से जलन हो रही है। वो हंस दिया। जलन होगी तो मिस्टर सुबोध राय को होगी। सुना है उन्होंने एक बार प्रपोजल भेजा था जो मैम ने ठुकरा दिया था। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, जोड़ी लाजवाब है। कंचन मुस्कुराते हुए बोली। उस दिन मुझे अटपटा जरूर लगा था जिस दिन राजशेखर सर खुद यहाँ आए थे, क्योंकि इतना बिजी बंदा हमारे ऑफिस आया था, मतलब ज्यादा ही खास काम था। ये बात होगी, कोई नहीं सोच सकता था। मैं मैम के लिए खुश हूँ। ऐसे में मैम को फोन नहीं कर सकते, इसलिए गेट वेल सून का मैसेज भेज देते हैं। अस्पताल में मिलने जाएं क्या? पता नहीं मिलने देंगे या नहीं। ये पुलिस केस है, कल मिलने जाना ठीक रहेगा। मिलने दिया तो ठीक, नहीं तो वापस आ जाएंगे। सबने डिसाइड किया। शेखर दोबारा अस्पताल पहुंच चुका था, साथ में उसकी मम्मी भी थी। अब प्रिया पूरी तरह से होश में आ चुकी थी। शेखर की मम्मी को देखकर उसे संकोच हुआ। उसने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए सिर हिलाकर उन्हें नमस्ते किया। उसे पेन किलर दिया गया था जिससे उसका दायां हाथ सुन्न महसूस हो रहा था। कैसी हो बेटा? दर्द हो रहा है? भी पेन किलर दिया है, उसने धीरे से कहा। अभी यहीं रखेंगे, शायद 5 दिन और, प्रिया की दी बोली। बेटा तुम आराम करो। फिर वो लोग बाहर आ गए। निभा, प्रिया को हम अपने घर ले जाना चाहते हैं, शेखर की माँ बोली। तुम वैसे ही आजकल इतनी परेशान हो। पहले से ससुराल में जाकर रहना ठीक नहीं है। लोग क्या कहेंगे? कौन लोग? हमें खुद के बारे में सोचना चाहिए। लोग क्या कहते हैं हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वैसे भी वो हमारी बहू है। तुम्हारे ऊपर बच्चों की भी जिम्मेदारी है। मैं ये नहीं कह रही कि तुम उसकी देखभाल नहीं कर पाओगी, पर जब तक हमलावर पकड़ा नहीं जाता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। शायद आप सही कह रही हैं, निभा ने गहरी सांस भरकर कहा। अगले दिन प्रिया के ऑफिस से कुछ लोग अस्पताल पहुंच चुके थे। मैम कैसी हैं आप? कंचन ने पूछा। हम तो खबर सुनकर शॉक्ड हो गए। पहले से बेहतर हूँ, सबने हालचाल पूछा। वैसे तो ये समय नहीं है ये सब कहने का। हम सबकी तरफ से बधाई स्वीकार करें मैम, कंचन ने कहा। वो मुस्कुराई। गोली लगने के लिए? नहीं मैम, शादी फिक्स होने के लिए। आपने तो हमें बताया ही नहीं। सब बहुत जल्दी में हुआ, इसलिए नहीं बता पाई। आप दोनों की जोड़ी सुपर्ब है। कुछ देर रुककर वो लोग चले गए। उनके जाने के बाद प्रिया अपना फोन चेक करने लगी। उस पर अटैक तो हर जगह छा रहा था।
वो घबरा गई, उसे इतने अटेंशन की आदत नहीं थी। निभा दी भी अंदर आकर बैठ गई। दी, क्या ये सब न्यूज़ में आया? हाँ, लगभग सब जगह आई है ये खबर। एक तो आईआरएस अधिकारी पर हमला हुआ, ऊपर से राजशेखर बाधवा की होने वाली वाइफ, न्यूज़ में तो आना ही था। सुनो प्रिया, शेखर की मम्मी तुम्हें यहाँ से अपने साथ ले जाएंगी। प्रिया ये सुन परेशान हो गई। दी, उनके घर क्यों? आपने कहा नहीं कि मैं आपके साथ चलूंगी? शादी से पहले उनके घर अच्छा नहीं है दी, आप मना कर दो। वो इतना इंसिस्ट कर रही थी कि मैं मना नहीं कर सकी। वो लोग तुम्हारी सेफ्टी को लेकर चिंतित है, कह रहे हैं कि जब तक अपराधी पकड़ा नहीं जाता तब तक तुम वहां रहोगी। पर दी, पुलिस प्रोटेक्शन तो मिलेगा ना? मिलेगा तो। इसमें बाधवा फैमिली इन्वॉल्व है, इसलिए पुलिस बहुत तेजी से काम कर रही है। वो जो भी है जल्द पकड़ा जाएगा। उनका कहना है कि उनका घर ज्यादा सुरक्षित है। तुम्हें मना करना है तो खुद कर देना। शेखर की मम्मी अगले दिन आ गई। प्रिया बेटा, तुम्हें हमारे साथ चलना है। पर मम्मी, शादी से पहले? उन्होंने उसकी बात सुनकर कहा, क्या हम तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाएंगे? बेटा, वैसे भी कुछ दिनों बाद तो वहीं आना है, तो इस समय जरूरी है। अब उसने बहस करना ठीक नहीं समझा, वो चुप हो गई। पर उसे ताज्जुब था कि शेखर उससे मिलने आया, पर उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसे अंदर ही अंदर डर लग रहा था। शेखर का घर है, उसके घर में शादी से पहले रहने की कल्पना से उसे बेचैनी होने लगी। उसके दिमाग में आ रहा था कि वो वैसे ही इतना बेसब्र है, प्यार करती हूँ उससे, पर वो उसके साथ शादी से पहले उनके घर में, उसकी ऑफिशियल वाइफ बनने के बाद तो वो जो भी करे। अभी मुझे बहुत सावधानी से रहना होगा। अगर वो खुद कहता तो वो उसे साफ मना कर देती। ये सब उसका ही किया धरा है। मम्मी से इसीलिए कहलवाया जिससे मैं मना ना कर सकूं। निभा दी उसके कपड़े बैग में डालकर ले आई थी। दी, जैसे मैंने कहा था वही सब लाई है ना? पक्की इडियट हो। एक बात बताओ, तुम्हारे राइट शोल्डर पर इंजरी है, तुम साड़ी कैसे पहनोगी? कुछ नाइट गाउन और सूट है। हाँ, अगर शेखर तुम्हें साड़ी पहना देगा तो दे दूंगी, दी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे पूछ लेती हूँ। दी का कहना सुनकर उसे गुस्सा आ गया। ये सब उसकी ही साजिश है और आप भी इसमें इन्वॉल्व हो। क्या जरूरत है मुझे वहां भेजने की? मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। उसके घर में इतनी हाउस हेल्पर्स हैं, कोई भी साड़ी पहनने में मदद कर देगी। नहीं तो मैं खुद किसी को हायर कर लूंगी। रात को रूम में नाइट गाउन पहनना, वो इसलिए कि कंफर्ट महसूस होगा। दिन में सूट पहनना। मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगी। वो मन में सोच रही थी कि शेखर मुझे अच्छी तरह जानते हैं, जनाब इसीलिए नजर नहीं आ रहे हैं। अजीब मुसीबत में धकेल दिया है दी ने मुझे। अजनबियों के बीच में रहना, उफ। शादी के बाद अधिकार भी होता, इतनी झिझक भी नहीं होती। ससुराल में अभी से दी इतनी नासमझ है, मुझे पता नहीं था। क्या सोच रही हो? दी ने उसका ध्यान भंग कर दिया। क्या सोचना, अपने लोग ही ऐसे हो तो दुश्मनों की क्या जरूरत है? क्या अनाप शनाप बोल रही हो? उसकी मम्मी आती ही होगी, वहां सबसे अच्छे से बिहेव करना, ऐसा मत करना जैसे मेरे साथ करती हो। शेखर नहीं आया, पर उसकी मम्मी आकर प्रिया को अपने साथ ले गई। प्रिया को अपने ससुराल में रहना कैसे लगा, वो भी बिना शादी के, ये अगले भाग में पता चलेगा। दोस्तों, अगर आपको कहानी का ये भाग पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ आपसे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।